हमारा समय राष्ट्र और राष्ट्रवाद, ये चार शब्द किसी भी हम वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन, ग्रंथ किसी पर नहीं जाते। बहुत छोटे से स्वरूप में हम अपनी बात को रखेंगे, समय का अभाव है मेरे पास। राष्ट्र मनुष्य की मनः स्थिति है। जब यहूदियों को उनकी सरजमीन से खदेड़ दिया गया था और वो पूरी दुनिया में फैल गए थे, तो एक यहूदी जब दूसरे यहूदी को पत्र लिखता था तो उस पत्र के अंत में जैसे हम लोग लिखते हैं शेष सब कुशल है, तो वो लिखा करते थे अगली भेंट यरूशलेम में होगी। और वो ताकत जो पीढ़ी दर पीढ़ी हर पत्र के अंत में लिखी जाती थी कि अब अगली भेंट यरूशलेम में होगी, उसी का परिणाम है कि आज इजराइल जैसा भौतिक देश उनके पास उपलब्ध है। राष्ट्र मन से पैदा होता है, मन की ऊर्जा से पैदा होता है। इसलिए राष्ट्र को आप किसी भी सीमा में, किसी भी बाउंड्री में, किसी भी कालखंड में, किसी भी भौतिक स्वरूप में नहीं बांध सकते। जैसे मां के प्यार को नहीं बांधा जा सकता। मां का एक मूर्ति स्वरूप जरूर ईश्वर ने दिया है, लेकिन उसकी भावनाएं, उसका प्यार जो आपके प्रति, आपकी भावनाएं और प्यार जो मां के प्रति है, वो कहीं देखी नहीं जाती, दिखती नहीं। ठीक उसी तरह राष्ट्र कहीं भी देखा, समझा, पढ़ा नहीं जा सकता। ये विशुद्ध ऊर्जा और भावनाओं का विषय है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन राष्ट्रवाद विश्व में वह खतरनाक शब्द है जो विश्व के सारे परमाणु बमों से भी ज्यादा खतरनाक है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद के अंतर को जिस दिन आप समझ लेंगे, उस दिन आप समझ लेंगे कि हम लोग राष्ट्रवाद को ही राष्ट्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। मनुष्य की उत्पत्ति के साथ मनुष्य के प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव ने मनुष्य के अंदर वाद विवाद और संघर्ष की स्थिति को पैदा किया। यह वाद विवाद संघर्ष पहले व्यक्ति ने अपने दैनिक ताकत से आपस में संघर्ष से अपने अधिकारों की रक्षा की या दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण किया। कालखंड में परिवर्तन हुआ। जो कमजोर व्यक्ति था उसने यह जान लिया कि हम दैहिक ताकत से कभी भी सशक्त अत्याचारी व्यक्ति से मुकाबला नहीं कर सकते। उसने आत्मरक्षा के लिए पत्थर के हथियारों की खोज की, जिसे हमने पाषाण युग इतिहास में कहा। और इसके बाद जब धातु की खोज कर ली गई तो पाषाण युग को छोड़ दिया और तीर, कमान, भाले, कृपाण, खंजर से युद्ध होने लगे पूरी दुनिया। वक्त बदला, बारूद की खोज चीन में हुई और प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ाने के लिए, उनके साम्राज्य की ताकत को बढ़ाने के लिए जो लड़ा गया वह बारूद से लड़ा गया। एडोल्फ हिटलर आया, चांसलर बना। उसने कहा बारूद के हथियार सभी के पास है, हमको बारूद से कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो उसने अपनी लेबोरेटरीज के अंदर वैज्ञानिकों को लगाया और उनसे कहा आप और विकसित हथियार बनाइए। तो आपने देखा एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इस तरह की न जाने कितने तरह के वेपन समय समय पर निर्मित हुए, युद्ध में प्रयोग हुए। हिरोशिमा और नागासाकी जैसी सभ्यताएं उन बमों के धमाके से नष्ट कर दी गई। लेकिन यह सब के पीछे जो एक शब्द था वह था राष्ट्रवाद। मानव के मानवता के लिए राष्ट्र जितना ही भावनाओं से प्रधान है, राष्ट्रवाद मानवता के लिए उतना ही खतरनाक है, उतना ही घातक है। इसलिए राष्ट्रवाद को समझना पड़ेगा। और आज क्या स्थिति हो रही है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो देश के जो दुनिया को चलाने वाले बड़े बड़े चिंतक हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि यदि हम घातक हथियारों के प्रयोग के बाद किसी भी देश को जीत लेते हैं तो उस देश को
दोबारा खड़ा करने में, वहां के पुलों को बनाने में, वहां के अस्पतालों को बनाने में, वहां की बिल्डिंगों को बनाने में एक बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो कहा फिर क्या किया जाए? कहा इसके लिए हम लोगों को अपने हथियारों के स्वरूप को बदलना होगा, और वह बदला हुआ स्वरूप हुआ धन, पैसा, मनी। क्योंकि अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? हम आपके अधिकार की चीज को अपनी संपन्नता के लिए प्रयोग करें, यही तो युद्ध का मूल कारण है, जिसके लिए तरह तरह के कानून बनाए गए, तरह तरह की चीजें बनाई गई। लेकिन अब वह धन डिजिटल फॉर्म में चला गया है और पूरे के पूरे विश्व को उस डिजिटल फॉर्म में कन्वर्टेड मनी के प्रति आकर्षित करने के लिए जो राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, यह हमें और आपको आर्थिक ही नहीं, मानसिक और भौतिक रूप से भी गुलाम बनाकर छोड़ेगा। वह दिन दूर नहीं जब हमारे आपके अंगूठे और उंगली के बीच में एक चिप लगाई जाएगी, जो हमारे पूरे के पूरे मूवमेंट को, आपके पूरे के पूरे एक एक एक्टिविटी को किसी सुपर कंप्यूटर से जोड़ दिया जाएगा। और वो हो रहा है, बहुत से देशों में शुरू हो गया वो प्रोसेस। ठीक इसी तरह वह दिन भी दूर नहीं जब हमारे आपके कान के नीचे यहां पर एक चावल के दाने के बराबर चिप आपके ब्रेन के अंदर इंजेक्ट कर दी जाएगी, और आपका ब्रेन वही सोचेगा जो सुपर कंप्यूटर आपको सोचने के लिए सोचाना चाहता है। यह बौद्धिक युद्ध है। आज अखबार वही छापता है जो आका कहते हैं, क्योंकि आका अखबारों के माध्यम से अपनी दृष्टि से हमें सोचने के लिए बाध्य करते हैं। आज किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के योगेश कुमार मिश्रा एक अच्छे व्यक्ति हैं या एक अपराधी व्यक्ति हैं, यह डिसाइड कौन कर रहा है? यह डिसाइड भारत के अंदर 732 चैनल और 3500 मैगजीन और न्यूज़पेपर कर रहे हैं। सरकार नहीं कर रही, कानून नहीं कर रही है, अदालत नहीं कर रही है। मुकदमों में डिसीजन 20 साल बाद आते हैं, लेकिन व्यक्ति के पकड़े जाते ही अगले दिन सुबह अखबार में छप जाता है कि फला व्यक्ति फला फला अपराध के अंतर्गत अपराधी घोषित कर दिया गया। तो यह जो मानसिकता है, इस पर राष्ट्रवाद का कंबल उड़ाकर जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, इससे यदि हमने अपने आप को नहीं बचाया तो यह फर्जी राष्ट्रवाद हमारे राष्ट्र को निगल जाएगा, जो निगल रहा है। इस पर चिंतन करने की जरूरत है। अब दूसरा विषय, हमारा और समय, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ओम की उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक, जब सृष्टि समाप्त होगी तो ओम की ध्वनि पर ही समाप्त होगी। ये वैज्ञानिक सत्य है। और एक ओम से दूसरे ओम के ब्रह्मांड का जो कालखंड है, ये कहीं भी विभाज्य नहीं है, यह समय। और यह जो समय है, इसकी एक अपनी गति है, और इस गति का नियंता हम और आप हैं। बर्फों में रहने वाले, पूरी दुनिया में नंगे घूमने वाले, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब थी, वह जानवरों को मार मार कर खाने वाले यूरोप के अंदर रहने वाले लोगों ने उस काल की गति को नियंत्रित किया, और मात्र 200 साल के अंदर पूरी दुनिया पर शासन किया। और कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूरज अस्त नहीं होता, क्योंकि उन्होंने काल की गति और शक्ति दोनों को समझा। और हमें और आपको उस काल की गति और शक्ति, इन दोनों को नहीं समझने देने के लिए आज लगभग 10,000 करोड़ रुपए विज्ञापन, लेखन, पत्रिका, अखबार, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस पूरे के पूरे देश के अंदर सर्कुलेट किया जा रहा है, जिससे कि हम अपनी स्वतंत्र चिंतन शैली को छोड़ दें। तो यह काल को हम नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए हमारा भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियां
काल के गाल में समा जाएंगी, उनका कोई इतिहास नहीं होगा, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। इसलिए काल की गति को समझिए, समय को समझिए, और अगर समय के महत्व को समझ लेंगे तो मात्र 20 साल के अंदर आज वह चीन, जहां पर भारत से भी बदतर स्थिति थी, वह विश्व की एक महाशक्ति बन गया, क्योंकि उसने काल और समय को समझा। अब हम और हमारे की बात कर लेते हैं। हमारे का तात्पर्य थोड़ा अलग है, हम लोग उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जब हम यहां पर खड़े होकर कोई बात कहते हैं तो वो मैं कह रहा हूं, और जब हम यहां पर जो बात कह रहे हैं उसी बात को आप सब लोग अपने अपने तरीके से कह रहे होते हैं, तो हम सब हम हो जाते हैं। तो मेरा यह अनुरोध है कि यहां पर इस महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा मैंने की, त्रिपाठी जी ने की, और वक्ता करेंगे, उसको चिंतन करिए, और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बच करके उस पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ आप जिस दिन इस मैं वक्ता को हम में परिवर्तित कर देंगे, उस दिन राष्ट्र भी बच जाएगा और काल भी बच जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी बच जाएंगी। यही मेरा अनुरोध है। इसके साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूं। मैं चलना चाहता हूं।